सब लोग आ गए। स्टार्ट करें। शालिनी आवाज क्लियर है? थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया इसीलिए। बताओ। ठीक है। देखो, इसमें हमारा दो बच गया था, छाया ने बोला था, वो एक्चुअली माइंड से स्किप हो गया तो मुझे लगा सब कंप्लीट हो गया। हाँ, तो एक्टिव ऑब्जर्प्शन में हमने क्या देखा था, अगर याद करोगे, एक्टिव ऑब्जर्प्शन में तो तीन तरीके के थे। एक कैरियर कॉन्सेप्ट था, एक पहला क्या था, कैरियर कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा हमारा था साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस था, ये वाला। और तीसरा हमारा जो था, वो तीसरा हमारा था प्रोटीन कैरियर था। बेसिकली हमारा जो था जो एक्टिव ऑब्जर्प्शन होता है, इन्हीं तीन के ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा था। ये बेसिकली तीन मैकेनिज्म इसमें चल रहे थे। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हमारे अंदर था, उसको हम क्या बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू, पहले एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता क्या, तो हमने बताया था कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स कि इसमें जो आयन होते हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं पूरे मेम्ब्रेन में। तो जब जैसे वो एक्टिवली कोई भी आयन उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपने देखा था कि तीन तरह का हो रहा था। एक आयन का एब्जॉर्प्शन होने के कारण हो रहा था, एक टेम्पोररी ऑक्सीजन का एब्सेंस हो रहा था तब हो रहा था, और साइनामाइड और अजाइड एंजाइम उसमें थे, तो पहले पढ़ा चुके थे। अभी हम इसमें जो तीन मैकेनिज्म जो चलती है, जिसमें से हम कैरियर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस करेंगे साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। बच्चा इसके अंदर है क्या, देखो ऐसे तीन स्लैब, दो स्लैब बने हैं। ये हमें बता रहा है, यहाँ आउटसाइड बता रहा है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ वाला रीजन हमारा होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब एस मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे स्किन, स्किन हमारा उसके अंदर वो मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन है। अगर बाहर के कंपेयर कर जा किया जाए और अंदर से किया जाए, तो मेम्ब्रेन ही तो हमारा कोई भी पार्टिकल या एनायन या कैटायन को अलाउ करता है इधर उधर आर पार जाने के लिए। हाँ, तो यही बता रहा है कि ये मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, बेसिकली हम उसी को डिस्कस करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। तो मेम्ब्रेन में हमारा जो प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, देखने के लिए मिला जब जो कोई भी अनायन हम दे रहे हैं,
तो मेम्ब्रेन से होते हुए कैसे ये हमारा इनसाइड जा रहा है, बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट में हम यही पढ़ रहे थे ना, कैसे वहां से यहाँ जा रहा है और कैसे M प्लस इनसाइड यहाँ से लेके और ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये कैसे अनायन जो हो गया वो कैसे बाहर से आउटसाइड से, देखो यहाँ पे आउटसाइड है, आउटसाइड से मेम्ब्रेन में गया, मेम्ब्रेन से इनसाइड में गया, कैसे इनसाइड गया, बाहर से कैसे अंदर गया, और अंदर से कैसे वो बाहर आया मेम्ब्रेनस के थ्रू, इसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई होप सबको एक बार आवाज आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर बात करते हैं, इस थियरी के हिसाब से क्या होता है ना, जो एनायन होता है बच्चा, अनायन मतलब निगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज मतलब ए नेगेटिव आयन, जो एनायन होगा वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। कैसे एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे देखोगे ना कि एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो डीहाइड्रोजिनस एंजाइम है वो इनर सरफेस जो मेम्ब्रेन का है ना, वहीं पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तो आप देखोगे डीहाइड्रोजनस जो एंजाइम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करता है। तो ये यही बता रहा है कि ये जो हमारी थियरी होती है वो एनायन को एब्जॉर्ब करती है, एक्टिवली एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो। तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसके मेम्ब्रेन के अंदर, उसका नाम होता है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो इनर सरफेस का मेम्ब्रेन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। आप देखो कि हाइड्रोजन चल के ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ए, जब ए नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन आपस में जब मिल रहे हैं, और लास्ट में आप देख रहे हो अंदर पहुंचने में कौन मदद कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ए नेगेटिव आयन ही मदद कर रहा है। तो ये बता रहा है कि जो ई निगेटिव आयन है, एक बार मिटा दे रहा हूं सबको, ध्यान से एक बार समझना। तो जो बच्चा इसके अंदर ई निगेटिव आयन है ना, ये वाला ई निगेटिव आयन जो हमारा है, ये आउटसाइड से मेम्ब्रेन में होते हुए, ये पूरा रीजन मेम्ब्रेन का होता है, मेम्ब्रेन से होते हुए, साइटोक्रोम की चेन से होते हुए, ये कहाँ पे जा रहा है, इनर साइड में जा रहा है। वहां पे जाने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख रहे हो बार बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर, बार बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फिर बाकी जब कोई प्रोसेस होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो ये बता रहा है कि जो ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो ये ऑक्सीडेशन आगे बार बार बढ़ाता जाता है, और बढ़ाने जाने के बाद जो होता है इनर साइड से जो हमारा आयन रिलीज हो जाता है, आउटसाइड से हमारा जो आयन होता है मेम्ब्रेन में रिलीज होता है, और मेम्ब्रेन से फिर वो कहाँ पे चला जाता है, इनर साइड में रिलीज हो जाता है। देखो एक बार फिगर को ध्यान से समझो, फिर इसको एक बार इसमें क्या लिखा उसको डिस्कस करेंगे। देखो बच्चा, देखो ये हमारा एनायन है, आप भी कह रहे हो कि सर एनायन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है एक्टिवली, तो ये हमारा पूरा मेम्ब्रेन है, सोखता मान लो एक तरह से, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ए आयन होता है, ए निगेटिव आयन क्या करेगा, टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन बनाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन Fe+3 है, देखो यहाँ पे रिडक्शन होगा, और Fe+2 में ऑक्सीडेशन होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर Fe+3 में ऑक्सीडेशन होगा, फिर नीचे रिडक्शन होगा, फिर ऊपर Fe+2 जाएगा, नीचे Fe+3 अल्टरनेट ऐसे जाएगा, फिर लास्ट में ए निगेटिव आई इलेक्ट्रॉन को ये इसी के थ्रू यहाँ पे भेज देगा, ए निगेटिव आयन को इनर साइड में भेज देगा। लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन में जो बच्चा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजिनेस एंजाइम, देखो बेसिकली क्या, हाइड्रोजिनेस एंजाइम ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है सालनी, इस पूरे मेम्ब्रेन में हाइड्रोजिनस एंजाइम बच्चा पहले से रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बार बार इलेक्ट्रॉन जो होता है और जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है, इसमें क्या करता है कि ये बांधे अपने आप को अपने अंडर में बांधे रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, ये मेम्ब्रेन में जो जितने भी आयन है उसको जो जितने भी साइटोक्रोम है या जितने भी चेन है, इसको चलाने का काम कर देता है, या ऑक्सीडाइज या रिडक्शन करने का काम करता है इसके अंदर, ठीक है। एक बार आप इसके अंदर देखोगे बच्चा लोग, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी,
अनायन इज एब्जॉर्ब एक्टिवली। तो जो अनायन होता है बच्चा, और वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर। आपने क्या बोला कि सर इस थियरी के हिसाब से जो अनायन होगा वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। पूरा ओवरऑल आपको एक बार व्यू देना चाहिए इसके बारे में, तो बस यही समझो कि जो अनायन है उसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद लास्ट में वो इनसाइड कैसे पहुंचा दे रहा है, यही हमें पढ़ना है। फिर इनसाइड से जो एम पॉजिटिव आयन आप देखोगे इसके अंदर, एम पॉजिटिव आयन जो है उसको बाहर की तरफ भेजने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कैसे अंदर जा रहा है कैसे बाहर जाना, यही चीज है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ गई शालिनी? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट डोंट वरी, क्या कर सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन को अंदर बाहर भेजना, बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कितना अंदर बाहर जाए। वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। और एक बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया तो ठीक है, मैं तो इसको पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि मान लो सिलेबस में आ गया तो छूटेगा नहीं ना। तो जो अकॉर्ड इस थियरी के हिसाब से बच्चा क्या था, जो आयन होगा ना, अनायन जो होगा वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, ये आप पहले ही से ही पढ़ते आ रहे हो। तो इसके अंदर जो डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम रहता है ना मेम्ब्रेन के अंदर, तो इस लाइन में कहने का मतलब ये कि जो इसके अंदर डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम रहता है उसके इनर सरफेस पे, वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो आप बताओगे सर दो तरह का प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, एक हाइड्रोजन H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। तो जिसमें से जो इलेक्ट देखो ये हमारा डीहाइड्रोजिनेस है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया, एक तरफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया। देखो पहले हमने क्या जाना है, अनायन एब्जॉर्ब होगा, फिर हमने बोला कि जो डिहाइड्रोजनस एंजाइम है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ मूव हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन से होते हुए वो साइटोक्रोम चेन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मेम्ब्रेन से होते हुए साइटोक्रोम चेन में चला जाएगा। अब बच्चा साइटोक्रोम चेन क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो देखो ये जो देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये जो चेन चल रही है ये हमारी चेन चल रही है, उसी को बोलते हैं साइटोक्रोम चेन। इस साइटोक्रोम चेन जिसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले कहानी की तरह हमने ये जाना कि एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। फिर जो डिहाइड्रोजिनस एंजाइम है वो क्या नाम है कि दो मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। फिर हमने जाना कि सर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोक्रोम चेन में चला जाएगा, मतलब ये जो चल रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और रिड्यूस टर्मिनल साइटोक्रोम में चला जाएगा जो बाहर का सरफेस है। तो जो रिड्यूस साइटोक्रोम जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो रिड्यूस मतलब जो साइटोक्रोम है, और जो ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम है उसके अंदर रिडक्शन होगा, जो रिड्यूस साइटोक्रोम है वहां पे ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो वहां फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन और ये O2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करने के बाद H2O मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करते हैं नीचे की तरफ। तो आप कहोगे कि सर एक बेसिकली आपने हमने ये देखा कि एक जो एंजाइम है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर जो साइकिल है साइटोक्रोम उसमें चला जा रहा है, तो ऊपर जैसे जा रहा है तो एक ऑक्सीडेशन का चेन बना रहा है, एक रिडक्शन का चेन बना रहा है साइटोक्रोम। फिर बाद में वहां से इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन निकलने के बाद वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होता है उसके साथ ज्वाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना दे रहा है। फिर आगे जैसे देखेंगे सर ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम जो होता है वो आयन को एक्सेप्ट कर देता है अपनी तरफ से, और जैसे वो एक्सेप्ट करेगा तो इनर साइड का जो साइटोक्रोम है वो रिडक्शन हो जाता है उसके अंदर, और अनायन जो होता है यह इनर साइड में चला जाता है, मतलब नेगेटिव आयन क्या हो जाता है, इधर चला जाता है। तो यही बता रहा है। और जो एम पॉजिटिव आयन होगा, मतलब जो कटायन होता है, अगर अनायन जा रहा है तो कटायन भी कुछ ना कुछ होगा। तो आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट रहेगा, तब कहोगे हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर की तरफ निकलेगा या तो अंदर की तरफ जाएगा। तो आप बताओगे सर जो कटायन होता है, जो पॉजिटिव होता है वो एब्जॉर्ब पॉजिटिवली होता है, पैसिवली होता है, जल्दी जल्दी होता है पूरे मेम्ब्रेन में। तो एक तरह से पॉजिटिव वाला भी एब्जॉर्ब होता है अच्छे तरीके से। ये था। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन कैरियर क्या है। हाँ, व्हाट इज प्रोटीन कैरियर, इसके अंदर क्या देखते हैं, देखो ये तीसरी थियरी है जिसको बोलते हैं प्रोटीन कैरियर। तो प्रोटीन कैरियर में अगर एक बार फिगर समझोगे तो प्रोटीन कैरियर का फिगर ऐसे है, देखो देखो ऐसे, और नीचे से ऐसे। तो बच्चा इसमें बात करेंगे ना, तो जो ऊपर की तरफ होता है, क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है, नेटवर्क नहीं होगा।
क्या तो रिकॉर्डिंग देख लेगी। हाँ, ये टॉपिक खत्म कर लेंगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा। हम्म। देखो बच्चा, प्रोटीन कैरियर को देखो। प्रोटीन कैरियर में क्या होता है, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी ना उसके अंदर, सालनी वाले में। नेटवर्क की वजह से ही ये सब इसके अंदर होता है। तो अभी क्या हुआ, ज्वाइन तो किए, पूछो आवाज आ रही है? देखो बच्चा, जब आवाज आ रहा है तो एक बार सिंपल भाषा में तुम्हें ऊपर वाला समझा दे रहे हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे। ऊपर वाला तुम्हें बता रहे थे, तुम जब चले गए तो कॉम्प्लिकेटेड में चल रहा था थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो शालिनी, देखो बच्चा क्या हो रहा है, इसमें ये बता रहा है कि सर इस थियरी के हिसाब से जो अनायन होता है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। फिर मैं बता रहा हूँ, बस मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। इस फिर इसके अंदर हमारा जो मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर कहोगे सर डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है। और जो ये एंजाइम होता है ना, ये मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है और एक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ चला जाता है। हाँ, या उसमें चला जाएगा, या साइटोक्रोम जो ये चेन है जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बना के। तो ये बता रहा है कि दोनों तरीके से जा सकता है। तो आप बताओगे कि एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम इनर सरफेस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम जो साइकिल है उसमें चली जा रही है, या तो बाहर चला जा रहा है। जब वहां पे जा रहा है तो टर्मिनल पे जा रहा है, मतलब इसमें चेन में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन टर्मिनल साइटोक्रोम में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वही बात की जाए आउटर सरफेस मेम्ब्रेन पे, तो वहां पे उसको रिडक्शन मिल रहा है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस स्टेट अगर मिल रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा। तो जैसे वहां पे होगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है यहाँ पे। जैसे रिलीज होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे रिलीज हो रहा है, दोनों तरीके से यहाँ से देखोगे, हाइड्रोजन भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आगे चल के ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये H+ आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन कर ले रहा है। और कंबाइन करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम की बात बात करें बच्चा, तो इसके अंदर जो अनायन होता है वो इनसाइड मूव कर जाता है। वो जैसे इनसाइड मूव कर देता है, तो जो साइटोक्रोम रिड्यूस होने वाला रहता है ना, वो अनायन को अंदर की तरफ ए नेगेटिव आयन को रिलीज कर देता है, पहुंचा देता है। इसी तरह जाहिर सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारा पास कैटायन भी प्रेजेंट होगा। तो मान लो M पॉजिटिव आयन हमारे पास है, तो ये जो हमारा होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है पूरे मेम्ब्रेन में। तो इसमें ये आराम से जो पॉजिटिव आयन है वो अच्छे तरीके से आराम से इजी वे में एब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसमें कोई साइटोक्रोम की साइकिल नहीं चलती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की साइकिल नहीं चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसकी तीसरी थियरी थी। वो तीसरी थियरी थी प्रोटीन कैरियर थियरी। तो आप देखो, ये हमारा प्रोटीन है, मान लो एक कैप्सिड के लेयर एक तरह से प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो बच्चा ये देखो बीच में हमारा, देखो ये ऐसे बना होगा उसमें, ठीक है। तो आप देखोगे ना, जो ऊपर यहाँ पे बिंदी बिंदी करके दिया होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, बाइंडिंग प्रोटीन होता है बच्चा। बाइंडिंग प्रोटीन मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है उसको जोड़ के रखने का काम कर देता है। तो अगर आप देखोगे जो ये बाइंडिंग प्रोटीन है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, बेसिकली अगर बात की जाए तो ऐसे प्रेजेंट है। इसके अंदर चारों चारों ऐसे बिंदी बिंदी लगी हुई है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे जो बाइंडिंग प्रोटीन है यहाँ पे, वो आगे चल के देखो ये अलग कर दे रहा है, दो के पेयर में अलग कर दे रहा है, लेकिन बाइंडिंग प्रोटीन जा रहा है। तो ये बता रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पेप्टाइड प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन बाइंड both cation and anion on the outer side of the membrane, on the outer side of the membrane, on the outer side of membrane, and release its such on the inner side of membrane. तो कहने का मतलब ये है कि जो पेप्टाइड होता है
ये बता रहा है कि सर इसमें जो पेप्टाइड प्रोटीन होती है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, अब वो कटायन मतलब पॉजिटिवली और निगेटिवली यहाँ पे अगर है तो सिंबल नहीं है, लेकिन प्रोटीन में आप अंडरस्टूड होता है, उसमें दिखाता नहीं है। तो कटायन अनायन जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, आउटसाइड मेम्ब्रेन में, वो क्या होते हैं कि आप देखोगे वो एक दूसरे से बिल्कुल कंबाइन रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। अगर आप देखा बात किया जाए, अगर इसकी बात किया जाए, इसके ऊपर देखो, ये हमारी बाइंडिंग प्रोटीन क्या अच्छे से कंबाइन है दोनों। तो कटायन अनायन की बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली, तो ये भी कंबाइन रहेगा। तो ये बता रहा है कि इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट में जो पेप्टाइड प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन में, और वो एक दूसरे से कटायन अनायन को बाइंड करके रखता है, मतलब बांध के रखता है। तो जो आउटर सरफेस है ना, या आउटर साइड मेम्ब्रेन का जो होता है ना, वो क्या कर देता है, वो रिलीज करता है इनर साइड की तरफ। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं ध्यान देना चाहूँ, तो अब देखोगे ना, ये बाहर की तरफ था ना, जो स्टार वाला ऐसे ऐसे जो था, देखो एकदम बाहर की तरफ था बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे देखो बाहर की तरफ था ना, और इसको बाहर की तरफ से वो किसकी तरफ एंटर कराने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अंदर की तरफ, हाँ, तो अंदर की तरफ भेजने का काम कर रहा है साल में। तो यही बता रहा है कि जो कटायन अनायन जो आउटर मेम्ब्रेन में सर एक दूसरे से बंधे हुए थे, उनको ये थियरी क्या कर देती है, और उनको अंदर की तरफ भेजने का काम कर देती है। देखो कि यहाँ पे एरो लगा हुआ है, अंदर की तरफ हम भेज रहे हैं, और यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन था वो ऊपर की तरफ था, ऊपरी हिस्से में था। तो उसको अंदर की तरफ मतलब मेम्ब्रेन के अंदर हम भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसे बाइंडिंग प्रोटीन हमारा क्या था, इसके ऊपर था, यहाँ पे था, अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे था। उसको हम फिर कहाँ पे भेज रहे हैं बाद में, तब उसको अंदर भेज दे रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो प्रोटीन एज अ कैरियर कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना कि जो पेप्टाइड प्रोटीन होता है वो सेल मेम्ब्रेन को एक दूसरे से बांध के रखता है, और जो कटायन एनायन होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होके रहते हैं। तो आप देखोगे जो आउटर साइड पे जो हमारा पेप्टाइड प्रेजेंट है, या जो मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, तो वो रिलीज होके अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये था हमारा प्रोटीन एज अ कैरियर का कॉन्सेप्ट। समझिए। अब समझ गए। चलो फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के बारे में कुछ देख लेते हैं, हाँ? ये करा नहीं है, कराना भी है। फिजियोलॉजी की फ्लावरिंग की बात करें तो एक देखो, अकरिंग इन द प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू रिलेटिव डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। तो बेसिकली हम इसमें फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के बारे में बात करेंगे, डे एंड नाइट के प्लांट के बारे में बात करेंगे, या फोटो पीरियड के बारे में बात करेंगे कि डे लाइट में क्या होता है, सन और ड्यूरिंग नाइट लाइट में क्या होता है। तो अकरिंग प्लांट के रिस्पॉन्स के मुताबिक देखा जाए, तो अगर कोई भी प्लांट अगर हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है डे में, डे और नाइट का रिस्पॉन्स अगर कर रहा है, या उस फोटो पीरियड में जो जो प्लांट डे लाइट में फ्लावरिंग करता है, जो नाइट में फ्लावरिंग करता है, या बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है डे एंड नाइट का फॉर फ्लावरिंग के लिए या रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग के लिए, उसको हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। इस पूरे टर्म को जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर एंड एच ए एलर्न, 1920 में इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, हाँ। तो इन्होंने क्या किया था, इनके जो वर्कर थे, देखो, ऑब्जर्व कौन किया था, टर्म को बताया कौन था, डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर ने। लेकिन इनके जो वर्कर थे, उन्होंने जिसका नाम था, जो वर्कर हमारे थे जो इसके वर्कर थे बेसिकली, इनके किनके वर्कर, गार्नर के। उन्होंने क्या हुआ था, एक टोमेटो का प्लांट लिया था जिसका नाम था मैरी मोमोथ। नाम याद रखे रहना, मैरी मोमोथ को लिए थे, वेराइटी ऑफ टोमेटो को। और उन्होंने जब इसको लिया, एक्सपेरिमेंटली किया था, तो उन्होंने देखा था कि जो समर में फ्लावरिंग होनी चाहिए थी वो फ्लावरिंग नहीं हो पाती, बल्कि फेल हो जाती है। लेकिन जब उसी प्लांट को जब उन्होंने हाउस या विंटर सीजन में रखा, तो उसमें फ्लावरिंग भी हो गई और फ्रूटनिंग भी हो गई। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो फ्लावरिंग होती है ना, वो किसी भी प्लांट के अंदर, वो या तो शॉर्ट डे लेंथ के कारण होती है, या तो लॉन्ग डे लेंथ के कारण होती है। तो हमने क्या जाना कि एक फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, कि जो क्या होता है, तो बताओगे सर, एक प्लांट की एक ऐसी क्रिटिकल फोटो पीरियड होती है
मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन हो जाता है जिसमें लाइट दोगे तो प्लांट में फ्लावरिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर उस फ्लोरिजन में आपको पढ़ाए थे, अगर उसको नहीं दोगे, अगर डिस्टर्ब कर दोगे तो फ्लावरिंग उसके अंदर रुक जाती है। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म हमारा बेसिकली तीन तरीके से इन्वॉल्व होता है। एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक न्यूट्रल डे प्लांट होता है। तो बेसिकली इसको हम यहीं रोक दे रहे हैं क्योंकि हम अपना खुद का नोट्स बनाएंगे, कलरफुल नोट्स बनाएंगे, और इसमें थोड़ा और पॉइंट ऐड करेंगे जो तुम्हें कल इसको हम फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावर कवर कराएंगे, तब हम जाके रिस्पायरेशन पे आगे मूव करेंगे। ठीक है, रोक दो। साइंटिस्ट का बस इतना बताया ना इसमें फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में, साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना है।